औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 15 और इस चैप्टर में हम लोग आज फिर अगला टॉपिक है हमारा कैटिनेशन। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पिछले लेक्चर में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें। उसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसमें आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं? कैटिनेशन जो है ये वर्ड कैटिना से निकला है, ठीक हो गया। कैटिना का क्या मतलब होता है? चेन, ठीक हो गया, चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स बनाता है, ठीक हो गया। तो ये जो अपने आप से जुड़ने की सलाहियत होती है एक एटम की, एक एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ के बहुत सारी लंबी चेन्स बना देता है, ठीक हो गया। एक तो चेन्स बनाता है, दूसरा रिंग्स बनाता है, ठीक हो गया। चेन्स एंड रिंग्स, ठीक हो गया। ये जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। जो चेन्स होती हैं, चेन्स हमारे पास दो तरह की चेन्स आती हैं। एक चेन होती है स्ट्रेट चेन और एक चेन होती है ब्रांच्ड। क्लियर? रिंग्स मल्टीपल रिंग्स होती हैं, 3 मेंबर्ड भी होती है, 5 मेंबर्ड भी होती है, 6 मेंबर्ड भी होती है, इवन के हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी होती हैं जिसमें कोई और हेट्रो एटम उसमें मौजूद होता है। तो वो भी कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि दूसरे एटम को भी कंट्रीब्यूट करके चेन्स बना सकता है, सॉरी रिंग्स बना सकता है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये कार्बन की। अच्छा, इससे होता क्या है? अब देखो, मल्टीपल अटैचमेंट होगी, मल्टीपल टाइप्स की रिंग्स होंगी, तो इस वजह से डाइवर्सिटी आएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइवर्स होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आपको नज़र आएंगी। ये जो डाइवर्सिटी का जो टर्म लिखा गया है इसका मतलब होता है वेराइटीज़, ठीक हो गया। वेरिएशंस या वेराइटीज़, ठीक हो गया। वेरिएशंस होना, वेराइटीज़ होना बहुत सारी, तो ये डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर? एक तो कार्बन तो है ही, तो एक और कौन से हैं इसके अलावा? तो उसके अलावा हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो आपकी बुक में लिखे गए हैं, सिलिकॉन और सल्फर, ठीक है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकते, एक लिमिटेड उस तक ये अपनी चेन्स बनाते हैं। इसके अलावा जो है ना, नाइट्रोजन के अंदर भी ये एबिलिटी है, ठीक हो गया, लेकिन बहुत कम, ठीक हो गया, बहुत कम। उसके बाद जो जर्मीनियम होता है उसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है। उसके बाद जो सेलेनियम होता है, ठीक हो गया, उसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है, बट बहुत कम एबिलिटी ये देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो जर्मीनियम और सिलिकॉन है इसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाता है। तो इतना लार्जर साइज जो है वो इतनी लंबी चेन्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जो नाइट्रोजन है ये समहाउ थोड़ा करता है, लेकिन जितनी मतलब कि अच्छी प्रॉपर्टी ये कार्बन में नज़र आती है, बाकी किसी एलिमेंट में ना सिलिकॉन में नज़र आती है, ना सल्फर में नज़र आती है, इवन के इन एलिमेंट्स के अंदर भी नज़र नहीं आती। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कैटिनेशन के लिए जिसके ऊपर कोई भी एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन कर सकता है, कोई भी एटम जो है वो कैटिनेशन कर सकता है? तो कैटिनेशन की सबसे पहली जो शर्त है वो है वैलेंसी, ठीक हो गया। वैलेंसी मोर देन 2 होनी चाहिए, मोर देन 2 होनी चाहिए। तो मोर देन 2, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो मैक्सिमम वैलेंसी है कार्बन की, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। दूसरा, जो भी एटम कैटिनेशन करेगा उसका अपना बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बाकी और बॉन्ड से। तो इस वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, कार्बन का किसी और एटम के साथ जो बॉन्ड होता है, एनी अदर एटम, तो उसके साथ जो बॉन्ड होता है उससे ज़्यादा ये स्टेबल बॉन्ड होता है। इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसका बहुत अच्छा है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी शो करता है। फिर उसके बाद जो साइज़ है, ठीक हो गया, जो साइज़ ऑफ कार्बन है, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो कम है, ठीक हो गया। लेस साइज, ठीक है, या आप लेस नहीं, इसमें जो सबसे सूटेबल वर्ड है वो है स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन मेक इट
जो साइज ऑफ एटम है वो कार्बन का बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज होता है, ठीक हो गया। तो स्मॉलर साइज होने की वजह से भी ये जो है ना बहुत अच्छी ये प्रॉपर्टी दिखाता है। जितने भी लार्जर साइज वाले एटम हैं जैसे सिलिकॉन है, सल्फर है, उसके अंदर ये इतनी अच्छी ये प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलती। फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म, ठीक हो गया। पहली प्रॉपर्टी का नाम है आइसोमरिज्म। अच्छा, आइसोमरिज्म को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि इसका पूरा एक सेक्शन हमने पढ़ना है। तो आइसोमरिज्म को हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि जो आइसोमरिज्म होता है इसमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड्स का सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है SF स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में एक बताया था कि जो अमोनियम साइनेट है और जो यूरिया है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो इस वजह से आइसोमरिज्म वाला फिनोमेना भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है अपने एटम के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी। इससे भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हमारे सामने आती हैं, तो हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद कार्बन ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड ये किसी भी एटम के साथ बना सकता है। तो ये वाली जो क्लास है ये क्या कहलाती है? अल्कीन्स की क्लास कहलाती है, अल्कीन्स। और इसी में ही जो बेंजीन की क्लास है वो भी हमारे सामने आती है, बेंजीन की क्लास, ठीक हो गया। उसके बाद ये अल्काइंस की क्लास हमारे सामने आती है, अल्काइंस की क्लास, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो क्लास है वो भी आपके सामने आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लास सामने आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद एस्टर्स अमाइड्स की क्लास सामने आती है, एस्टर्स एंड अमाइड्स। उसके बाद आपके पास एनहाइड्राइड्स की क्लास सामने आती है, एनहाइड्राइड्स। तो बहुत सारी क्लासेस हैं जो हमारे सामने आती हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से आपके पास इमाइंस की क्लास सामने आती है, अमाइंस नहीं, इमाइंस। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर आपके पास नाइट्राइल्स की क्लास आती है, नाइट्राइल्स, ठीक हो गया। उसके बाद कार्बन और सल्फर का डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे आपके पास सल्फोनाइल्स की क्लास आपके सामने आती है, सल्फोनाइल्स, ठीक हो गया। तो सल्फोनाइल्स की क्लास आपके सामने आती है। मतलब हर एक जो डबल बॉन्ड है वो एक क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उससे आपके सामने क्लास सामने आ रही है। तो ये तो मतलब कि बहुत ही कम है, एक लिमिटेड नॉलेज है। अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, बट ये एक सम अप करके मैंने आपको बात बताई है कि इन सारी यानी ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी है, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलती हैं। आइसोमरिज्म की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलती हैं। फिर उसके बाद जो कैटिनेशन है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ज़ाहिर कैसे किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, हम केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीकाकार होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है, केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला होता है ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी केमिकल कंपाउंड्स की, ठीक हो गया। यानी केमिकल कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल कंपाउंड, ठीक हो गया, केमिकल कंपाउंड। अच्छा, केमिकल फार्मूला में दो तरह के फार्मूलाज आपके सामने आते हैं, ठीक हो गया। ये जो केमिकल फार्मूला होता है इसके दो फार्मूलाज होते हैं। एक आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक हो गया। और एक आपके पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला।
अगर हम इनको यहीं पे डिफाइन कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमारे पास वो फार्मूला होता है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक हो गया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, ठीक हो गया। इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि इनके ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो ये दोनों का होता है। ये कोवलेंट कंपाउंड्स का भी होता है, कोवलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक कंपाउंड्स के जो भी आप फार्मूले लिखते हैं वो एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक कंपाउंड है जिसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बने ही ना, ठीक हो गया, तो दोनों एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक हो गया। फॉर ए कंपाउंड इन विच simplest ratio of atoms is not possible, then for those compound empirical फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिसमें एग्जांपल H2O की आ जाती है। H2O में सिंपलेस्ट रेशियो बन ही नहीं सकती, 2:1 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अच्छा, अब हम इसमें जिक्र करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलें जी, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, पहले हम जिक्र कर लेते हैं मीथेन का। तो ये मीथेन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा, यानी मीथेन, ठीक हो गया, CH4, क्योंकि इसमें 1:4 है, इसमें भी 1:4 है, तो सिंपलेस्ट नहीं की जा सकती, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। उसके बाद हमारे पास ईथेन है, C2H6, ठीक हो गया, C2H6, इसमें 2:6 है, तो ये 1:3 हो सकता है, तो CH3 इसका क्या होगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रोपेन, C3H8, अब इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बन सकता, तो यहाँ पे C3H8, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास कोई अल्कीन होती है, जैसे आपके पास C2H2 है, ठीक हो गया, तो इसका CH2 इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये अल्कीन है, यानी इसको आप कह सकते हैं ईथीन, ठीक हो गया, ईथीन, ये ईथीन का फार्मूला है, ये ईथेन का फार्मूला है, ईथेन। इसी तरीके से अगर इथाइन हो, ठीक हो गया, जैसे C2H2 होता है, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ईथीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4, ठीक हो गया, तो इसका फार्मूला होगा CH2, ठीक हो गया, इसका फार्मूला ये होगा। और अगर हमारे पास जो इथाइन हो उसका फार्मूला क्या होगा, C2H2, तो इसका फार्मूला इथाइन ये है, तो इथाइन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरीके से बेंजीन, अब यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। अब ये दोनों कंपाउंड्स जो है ना, ये दोनों कंपाउंड्स, यानी ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन और इथाइन के लिए जो इसका फार्मूला है
एम्पिरिकल फार्मूला सेम। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक हो गया, कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, इनका इस्तेमाल किधर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किधर इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किधर हम इस्तेमाल करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको केमिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो इसको यानी कि कैलकुलेट करने का तरीकाकार होता है, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है, वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है वो उसको हम कहते हैं कंबशन एनालिसिस, ठीक हो गया। प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं कंबशन एनालिसिस। इसके ज़रिए हम लोग जो है वो मालूम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक हो गया। अगर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना हो तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई यानी कि चेंज कर सकते हैं, यानी एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर सकते हैं अगर हम n नंबर मल्टीप्लाई कर दें एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला हो उसमें n नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये n कैसे हासिल होता है आपको, तो n नंबर आपको हासिल होता है जब आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये इसका मालूम करने का फार्मूला। अच्छा, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो इक्वेशन जो मैंने आपको कराई है, यानी वो जो फार्मूला है इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग करेंगे। तो हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपके पास है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, क्लियर, ये फार्मूला होता है। ये जो ग्लूकोज है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसकी रेशो बनती है 6:12:6, तो ये सिंपलेस्ट कर दें अगर इसको तो ये बनती है 1:2:1, ठीक हो गया, ये रेशो बनती है। तो इसके एतबार से जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा वो होगा CH2O, ठीक हो गया। अब इसका मैस क्या होगा, ठीक हो गया। अगर हम C6H12O6 से मैस निकालें इसका तो ये होगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, तो ये आता है 180 ग्राम, ठीक हो गया। ये अब क्या है, दिस वन इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O में आपके पास इसका अगर हम मैथ्स निकालें तो ये आता है 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16 = 30। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला 30 ग्राम क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, ये एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स है। अब वो फार्मूला n वाला देख रहे हैं तो ये n वैल्यू निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये ठीक हो गया। ये आप डिवाइड करें, मॉलिक्यूलर मास कितना है
180, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी n नंबर कितना है 6, तो ये n नंबर जो है ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें किस में, CH2O में, तो CH2O में इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये कितना आ जाएगा C6H12O6। क्लियर। इस तरीके से जो है वो हम लोग करते हैं, रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी रेशियो 1:2:1 है, तो 1:2:1 में ये 6 मल्टीप्लाई करें तो इसकी रेशियो बनती है 6:12:6, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।